नमस्कार, मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम मौजूद है सोरखी गांव में के जैसा कि आपको पता है, हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि तालू गांव से अग्निपथ योजना के विरोध में एक पैदल यात्रा यहां पर निकाली जा रही है और ये यात्रा अब चलकर सोरखी गांव में पहुंच चुकी है। और हमारे साथ मौजूद है अभिमन्यु कोहाड़, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये यात्रा कब तक चलेगी और कितना इनका विरोध किया जाएगा। नमस्ते भाई। आपको भी, आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार है। तो भाई, ये जो यात्रा आज निकाली गई है तालू गांव से, तो ये कहां से निकलती है और कहां तक पहुंचेगी? देखिए, आज इस यात्रा की शुरुआत भिवानी के तालू गांव से हुई है, जहां पे हमारे एक साथी ने आत्महत्या कर ली थी। वो 3 से 4 साल हो गए थे उसको लगातार आर्मी की तैयारी करते हुए। वो ओवर एज हो गया क्योंकि कोरोना काल में भर्तियाँ हुई नहीं, भर्तियाँ निकली नहीं। जिनके एग्ज़ाम क्लियर हो रखे थे उनको भी ज्वाइनिंग नहीं होने दी, उनकी भी। तो उसकी जब ओवर एज होगी तो उस भाई ने आत्महत्या करने जैसा कदम उठा लिया था। और ये यात्रा परसों 29 तारीख को ख़त्म होगी लिजवाड़ा में जाके, जहाँ के एक साथी सचिन ने अभी कुछ दिन पहले रोहतक में एकेडमी में आत्महत्या कर ली थी। जब ये अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ था तो उससे बहुत आहत होके, और मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है उसके पिता भी आर्मी में हैं और उसका भी सपना था, बहुत समय से वो तैयारी भी कर रहा था, पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। तो ये यात्रा परसों लिजवाड़ा में ख़त्म होगी और वहाँ पर एक बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन किया जाएगा। तो सर, उस पंचायत में फिर क्या फैसले लिए जाएंगे? देखो, मैं एक चीज़ कहूँ, आज बात सिर्फ अग्निपथ तक की नहीं है। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर आप पिछले 15 दिनों का ही उठा के देखेंगे, पूरा जो सिस्टम देश में चल रहा है, वो समझने की बात ये है कि आज से लगभग 7-8 साल पहले 2016 में देश की जनता से पूछे बिना, अर्थशास्त्रियों की सलाह लिए बिना देश में नोटबंदी लागू कर दी जाती है। और उस समय प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में काला धन पकड़ा जाएगा। आरबीआई के अधिकारियों ने सरकार के दबाव में आके भी यही बात कही कि बहुत बड़ी मात्रा में काला धन पकड़ा जाएगा। लेकिन आज तक, हम 2022 में है, लगभग 6 साल हो गए, आज तक सरकार ये आंकड़ा नहीं दे पाई कि कितना काला धन पकड़ा गया। और जब लोगों ने उस पूरी नोटबंदी की योजना पे सवाल उठाए तो किसी को देशद्रोही बता दिया गया, किसी को आतंकी बता दिया गया और कहा कि लोगों को समझ में ही नहीं आया। उसके बाद जीएसटी आ गया, तो कुछ तो हमारी अर्थव्यवस्था नोटबंदी ने डुबा दी थी। फिर जीएसटी में व्यापारियों की सलाह लिए बिना, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह लिए बिना वो जो जीएसटी था वो लागू कर दी गई। और अब उस जीएसटी के बाद तो इतना गलत किया जा रहा है। पहले क्या होता था, पहले स्टेट गवर्नमेंट का भी राइट होता था कि स्टेट गवर्नमेंट के अपने टैक्स होते थे। अब जीएसटी आने के बाद सारा टैक्स पहले सेंटर को इकट्ठा होता है, सेंटर के पास जाता है और फिर सेंटर ये कहता है कि भाई इसको हम स्टेटों के अंदर इसका बंटवारा कर देंगे। लेकिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, उन राज्यों में वो जीएसटी का उस स्टेट का हिस्सा वो देते ही नहीं। वो बेचारे रो रहे हैं, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। उसके बाद 3 कृषि कानून ला दिए गए और कानून लाए गए बिना किसानों से पूछे हुए। जो दिन रात जो खेत में मेहनत करता है उससे पूछा नहीं। और दिल्ली के कंक्रीट के जंगलों में बैठ के जो ये बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, जिन लोगों ने कभी खेती नहीं की, जिन लोगों ने कभी कस्सी नहीं चलाई, जिन लोगों ने कभी कसोला नहीं चलाया, जिन लोगों ने रात को कभी पानी नहीं दिया, जो कभी ओसरे पे नहीं गए, उन्होंने नीतियाँ बना दी कि भाई किस तरीके से नियम बनाने, किस तरीके से कानून बनाने हैं, और 3 कृषि कानून ला दिए गए। जब देश के लाखों किसानों का विरोध हुआ तो सरकार ने कहा कि ये किसानों के लिए बहुत बढ़िया, लेकिन किसानों को समझ नहीं आ रहे। तो हमें तो एक बात समझ नहीं आ रही, ना नोटबंदी जनता को समझ में आई, ना जीएसटी अर्थशास्त्रियों को समझ में आया, ना कृषि कानून किसानों को समझ में आए, और अब सरकार कह रही है अग्निपथ योजना नौजवानों को समझ नहीं आ रही। तो सारी अकल बीजेपी आरएसएस वालों के पास आ गई क्या? ज़्यादा पढ़े लिखे हम नहीं हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तो समझ हम भी रखते हैं। क्या ठीक है, क्या गलत है देश के लिए, वो हम जानते हैं। लेकिन एक तरीके से हम तो इन्होंने मूर्ख घोषित कर दिए और ये इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे सारा ज्ञान बीजेपी आरएसएस के पास हो, जबकि इनकी हकीकत क्या है वो हमें जाननी चाहिए। इनकी हकीकत आज़ादी के आंदोलन के दौरान जिसको ये वीर कहते हैं, जिसको ये सावरकर, जिसको वीर सावरकर कहते हैं, उसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगने का काम किया था। आज हर जगह आप देखो, एक तरीके से देखो, एक बात जो बहुत गहराई से जो समझने की है, आज बीजेपी और आरएसएस पूरे देश पे राजनीतिक तरीके से कब्जा कर चुके हैं, सामाजिक तरीके से कब्जा करने में लगे हुए हैं। अब जो इनका अटैक है वो सांस्कृतिक तौर पे कब्जा करने के लिए है। इसीलिए जो बीजेपी आरएसएस के जो पूर्व नेता रहे, उनके नाम पे ही पूरे भारत में बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, भवनों का निर्माण, रोड का निर्माण उन्हीं के नाम पे हो रहा है। जबकि उदाहरण के तौर पे मैं एक बात कह रहा हूँ, ये हरियाणा में भी इन्होंने जगह जगह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे चीज़ों का नाम रख दिया। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे ये जानना बड़ा ज़रूरी है। 1947 से पहले जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी जो बंगाल में, उसमें वो मंत्री रहे थे, आर्थिक मामलों के मंत्री रहे थे। और उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मुखिया कौन थे? उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मुखिया वो व्यक्ति था जो बाद में जाके 1955 में पाकिस्तान का 5वां गृह मंत्री बना।
तो जो मुस्लिम लीग की बंटवारे की सोच थी, उस बंटवारे की सोच के तहत जो सरकार बनाई गई थी, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिनिस्टर रहे थे। और आज पूरे देश को ये बताया जा रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत महान थे। अरे जो असली इतिहासकार होगा, जब वो पढ़ेगा तो उसका सर है वो शर्म से झुक जाएगा कि किस आदमी को महान बताया जा रहा है। तो मसला ये, अब आप एक चीज़ और इसमें मैं जोड़ देता हूँ भाई, पूरे किसान आंदोलन में किसानों की आवाज़ को पूरी देश और पूरी दुनिया में पहुँचाने वाले किसान एकता मोर्चा, जिससे बहुत सारे सोशल मीडिया के साथी भी वीडियो उठाते थे, जानकारी कलेक्ट करते थे, उसका ट्विटर हैंडल आज अचानक से बंद कर दिया गया। और ये कहा गया कि भाई भारत सरकार को ये ठीक नहीं लग रहा था, कानूनों के खिलाफ, तो इसलिए उसको बंद कर दिया। एक और अकाउंट ट्रैक्टर टू ट्विटर को भी बंद कर दिया गया। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जर्मनी में G7 की बैठक में जाके भाषण देते हैं कि इंदिरा गांधी के समय की इमरजेंसी बहुत ख़राब थी, उस इमरजेंसी में लोगों पे बहुत जुल्म हुआ, लोगों का बहुत दमन हुआ, लोगों की आवाज़ कुचली गई। लेकिन आप क्या कर रहे हो आज के दिन? फर्क इतना है, उस समय घोषित इमरजेंसी थी, आज अघोषित इमरजेंसी है। आपकी सरकार भी लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटने का काम कर रही है। आपकी भाई एक बात बताइए, मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए किसी ने सही किया है या गलत किया है, उसका फैसला तो कोर्ट में होता है ना, एक सिस्टम होता है, जुडिशरी का अपना काम है, लेजिस्लेशन का अपना काम है, पुलिस का अपना काम है। लेकिन यहाँ पे सारे फैसले ये कर देते हैं, किसका घर तोड़ना है, किसकी घर को नीचे गिराना है, सब फैसला ये ले देते हैं। कोर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो समझने की बात ये है नौजवान भाइयों को, नौजवान भाइयों, आज देश को बचाने की लड़ाई है। ये देश के नौजवानों के भविष्य के साथ साथ देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा को बचाने की लड़ाई है। मैं एक चीज़ आपको और एक की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाह रहा हूँ। आज के दिन लगभग 2 साल पहले जून में ही 2020 में गलवान के अंदर चीन के सैनिकों ने भारत के सैनिकों पर हमला किया। हमारे 20 जवान शहीद हो गए, चाइना के भी कुछ फौजी मारे गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान से हमारे तनावपूर्ण माहौल है। पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को कश्मीर के अंदर धकेल रहा है। इस समय तो फौज को बहुत अलर्ट पे होना चाहिए, लेकिन ये इस तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि भर्ती नई तरीके से की जाएगी। भाई 2003 में माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प बनाने के लिए हमारी उस समय की सरकार, उसमें भी बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने एक चीज़ अलॉट कर दी कि भाई देश में माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प होनी चाहिए चाइना से मुकाबला करने के लिए, और उसके अंदर 2 डिवीज़न बनाई जाएंगी और उसको नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉय किया जाएगा। 2007 में उसके लिए बजट भी एलोकेट कर दिया। लेकिन आज तक हम 2022 में खड़े हैं, जो उसकी 2 डिवीज़न बनाई जानी थी उसकी सिर्फ 1 डिवीज़न अब तक बनी है, और वो भी बंगाल के पन्नागढ़ में डिप्लॉयड है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर समय रहते वो दोनों डिवीज़न बनाई अगर जा चुकी होती, तो इस समय हम चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में होते। हमारी संख्या उनसे ज़्यादा होती वहाँ पे बॉर्डर पे। दूसरी तरफ हम पाकिस्तान के साथ भी हमारे तनावपूर्ण माहौल है। समस्या ये है, जो समझने की बात है, कि ये एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है, ये देश की सुरक्षा के लिए मजबूत होने का समय है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रूस ने शुरुआत में क्या किया, रूस ने अपने वो फौजी उतार दिए जो 3-3, 4-4 साल के लिए नौकरी करने आए थे। क्या रिजल्ट आया? आपने भी वीडियो देखी होगी, जगह जगह वो हथियार छोड़ के ही भाग गए। सर आने वाले टाइम में फिर हमारे देश का भी ये रिजल्ट रहेगा। उन्होंने ये सोचा कि भाई 6 महीने की नौकरी बची है यार, क्यों भड़क ली, अपना जाके परिवार के साथ रहेंगे। वो हथियार, लोडेड टैंक हमने देखा, लोडेड होविटजर तोप छोड़ के भाग गए वो, और उनकी बेइज्जती हुई। उसके बाद रूस ने अपनी स्ट्रेटजी बदली, और जो उनके प्रोफेशनल फौजी थे, वो प्रोफेशनल फौजी ईस्टर्न यूक्रेन की लड़ाई में उतार दिए। लुहांस्क शहर में, डॉनबास शहर में, अभी उनका एक और बहुत बड़ा शहर है लिसियांस्क है, सेवरदोनेत्स्क है, उस पर कब्जा कर लिया रूस ने। जहां पहले रूस की फौज लड़खड़ा रही थी, अब रूस की फौज लगातार शहरों पे कब्जा करती जा रही है। फ़र्क क्या है? पहले 3-4 साल वाले थे और अब उनके प्रॉपर प्रोफेशनल आ गए। मैं एक उदाहरण और दे देता हूँ। कश्मीर में मुझे लगभग 9-10 साल हो गए जाते हुए। वहाँ पे जो आतंकवादियों का एनकाउंटर होता है वो करती है आरआर, राष्ट्रीय राइफल्स 1, राष्ट्रीय राइफल 42, राष्ट्रीय राइफल्स 32, इस तरीके से। और राष्ट्रीय राइफल्स बनाई कैसे जाती है? जो अलग अलग रेजिमेंट होती हैं, जाट रेजिमेंट होगी, महार रेजिमेंट होगी, राजपूताना राइफल्स होगी, गढ़वाल रेजिमेंट होगी, कुमाऊं रेजिमेंट होगी, नागा होगी, असम राइफल्स होगी, उनसे उन जवानों को 2 साल के लिए लेके आया जाता है जिनको 5-5, 6-6 साल का अनुभव हो चुका होता है, और उनको इकट्ठा करके 2 साल के लिए वो राष्ट्रीय राइफल्स बनाई जाती है। फिर 2 साल बाद नए फौजी आते हैं। कारण क्या है? फौज के अधिकारियों का मानना है कि जब लड़ाई होती है, जब AK-47 की गोलियां चल रही होती हैं, तो एक जवान के जोश के साथ साथ उसका अनुभव भी वहाँ पे काम आता है। ये अब क्या कर रहे हैं, ये 17.5 से 21 साल के फौजी को भर्ती करेंगे, उसमें जोश तो होगा लेकिन अनुभव नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, तो हमारी भी कैजुअलिटी होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, इस देश के नौजवानों को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये देश को बचाने की लड़ाई है। आज एक तरीके से ये BJP RSS के लोग पूरे तरीके से देश को अपने गिरफ्त में लेना चाहते हैं, कब्जे में लेना चाहते हैं। और सबसे खतरनाक बात मैं आपको बताऊं, जो 75% लोगों को निकाल दिया जाएगा 4 साल के बाद, वो क्या करेंगे?
वो अच्छे हथियारों की ट्रेनिंग उनको होगी, उनमें से 0.1% भी गैंगस्टर बन गए तो समाज का तो ये बिल्कुल सत्यानाश कर देंगे वो। तो उस चीज़ को आप कैसे रोकोगे? समझने की बात हमें ये है कि आज हर नौजवान को, किसान को, मजदूर को, महिला को, बुजुर्ग को, सबको खड़ा होना चाहिए और असली मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा पंजाब में एक तरीके से माहौल बनाया जा रहा है SYL का। कल सिद्धू मूसेवाले का गाना भी डिलीट कर दिया गया। SYL से हम सतलुज यमुना लिंक उसको जानते हैं कि भाई सतलुज यमुना लिंक है वो, ठीक है। आज पानी की स्थिति क्या है? पंजाब में जो पानी आज के दिन वो 26.5 मिलियन एकड़ फीट है और पंजाब के पास रहता है 9.47 मिलियन एकड़ फीट। वो राजस्थान में चला जाता है 11.2 मिलियन एकड़ फीट। हरियाणा के पास आ जाता है वो 7.83 मिलियन एकड़ फीट। अब इसी तरीके से आज से लगभग 42 साल पहले भारत के वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ने नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान के तहत एक और SYL के ऊपर खोज शुरू की, एक और SYL के ऊपर काम शुरू किया, जिसका नाम दिया गया शारदा यमुना लिंक। ये शारदा नदी है जो भारत नेपाल के बॉर्डर से बहनी शुरू होती है। पानी बहुत तेज है। तो उस समय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस के 2 लोगों को टास्क दिया गया, आप इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। उसमें एक अरविंद कुमार थे और एक अंजलि वर्मा थी। उन्होंने नरेंद्र कुमार और अंजलि वर्मा थे। तो उन्होंने पूरी रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को सबमिट करी। गवर्नमेंट ने उसके आगे और काम कराया। उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबमिट होगी। अभी उस पर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है। कहना ये है कि अगर वो शारदा यमुना लिंक बन जाए तो वो वहाँ से शुरू होगी, भारत नेपाल बॉर्डर से 5 बड़े बड़े तालाब बनाए जाएंगे और वो दुनिया का सबसे ऊंचा बांध होगा। 5040 मेगावाट बिजली की पैदावार होगी। उत्तराखंड से होते हुए, यूपी होते हुए हरियाणा के करनाल में वो हरियाणा के अंदर एंट्री करेगी। फिर पानीपत, सोनीपत होते हुए जींद, भिवानी और हिसार होते हुए राजस्थान में चली जाएगी। चूरू में, जैसलमेर, हनुमानगढ़ होते हुए वो आगे गुजरात तक चली जाएगी, साबरमती रिवर में जोड़ी जाएगी वो। ये प्रोजेक्ट पे काम हो चुका है, इसका पूरा पेपर वर्क पूरा कर लिया गया है। लगभग इस पे 1 लाख करोड़ का खर्चा आना है। तो इसमें हरियाणा के किसानों को भी फ़ायदा मिलेगा, इसमें अपना यूपी के किसानों को भी मिलेगा, उत्तराखंड के किसानों को मिलेगा, राजस्थान के किसानों को मिलेगा और आपका गुजरात के किसान तक को पानी मिलेगा। लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा। बात सिर्फ इस पे बयानबाजी करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी का एजेंडा एक है कि जनता को मूर्ख बनाओ, जनता को बेवकूफ़ बनाओ, अपनी वोट लो, अपना राज लाओ, हमें खुद को उनको कुर्सी मिलनी चाहिए। इसके अलावा उनको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। जनता के इशूज़ को वो सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते, जनता के इशूज़ के मुद्दों को वो सुलझाना नहीं चाहते। नहीं तो शारदा यमुना लिंक बना लो, पंजाब को भी खूब पानी मिल जाएगा, इन स्टेटों को भी खूब पानी मिल जाएगा। उसका नाम भी तो SYL ही है। फ़र्क इतना है कि सतलुज की जगह शारदा आ गया। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी उस इश्यूज़ पे काम नहीं करना चाहती। मैं एक बात और याद दिवा दूं, इसी चीज़ से मेरे को एक बात और याद आई। 2019 में जब पुलवामा आतंकी हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, तो नितिन गडकरी वाटर रिसोर्स मिनिस्टर होते थे। बागपत में उन्होंने एक रैली में कहा कि 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके अनुसार जो ईस्टर्न रिवर होगी, जैसे आपकी रावी होगी, ब्यास होगी, सतलुज होगी, मतलब इनका पानी इस्तेमाल करने का अधिकार हमें है। और जो दूसरे साइड की हो गई, इंडस होगी, आपकी चिनाब होगी, झेलम होगी, उसका पानी पाकिस्तान को इस्तेमाल करने का अधिकार है। लेकिन साथ में इंडस का पानी हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते उसके वाटर फ्लो को हम चेंज ना कर दें। तो नितिन गडकरी ने 2019 में कहा था कि रावी, सतलुज और ब्यास का जो हमारे हिस्से का पानी है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, वो भी पाकिस्तान जा रहा है। तो उन्होंने कहा हम इस पानी को भारत के किसानों के लिए लेके आएंगे, पंजाब में किसानों को देंगे, जम्मू कश्मीर में किसानों को देंगे, हरियाणा में किसानों को देंगे। ये बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही थी। 2022 आ गई, उस आधार पे वोट तो ले लिया, लेकिन उस पानी को इस्तेमाल करने के लिए एक सिंगल कदम नहीं उठाया। उसके लिए बांध बनाने की ज़रूरत है। एक सिंगल बांध बनाने के लिए एक ईंट भी लगाने का काम इन्होंने शुरू नहीं किया। तो आज देश की जनता को ही समझना है, ये अग्निपथ तो एक मुद्दा है। ये बार बार बात करते हैं इजराइल मॉडल की कि भाई इजराइल के अनुसार होना चाहिए, इजराइल में 4 साल की फौजियों की ट्रेनिंग होती है। अरे भाई, इजराइल में तो जो अभी पूर्व प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, लिकुड पार्टी के हेड हैं, उनके भाई ब्रिगेडियर थे फौज के अंदर, और एक दूसरे देश में जाके ऑपरेशन करना पड़ा था। जो अरब, जो ये फिलिस्तीन के जो आतंकी थे, उन्होंने एक इजराइल के जहाज को अगवा कर लिया था और किसी दूसरे देश में जाके उतार दिया था, अफ्रीकी देश में। तो वहाँ पे इजराइल की पूरी टीम फौज की पहुंची थी दूसरे हवाई जहाज में और अपने उस हवाई जहाज को छुड़ा के लाई थी। उसका नेतृत्व पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई कर रहे थे, जो ब्रिगेडियर थे उस समय, और उनकी शहादत हो गई थी उस ऑपरेशन में। वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, जो MPs हैं इजराइल के अंदर, वो भी 4-4, 5-5 साल की मिलिट्री की ड्यूटी करके आते हैं। तो फिर भारत में भी एक नियम बना दिया जाए कि MP MLA का चुनाव वही लड़ेगा जो पहले 4 साल अग्निवीर बन के आएगा।
भारत में भी ये नियम बना दिया जाए। लेकिन भारत में क्या हो रहा है, अमित शाह का बेटा जय शाह, जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेला, जो कभी क्रिकेट का कोच नहीं रहा, वो बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी बना दिया, जहाँ पे हजारों करोड़ों रुपए का वो पैसे होते हैं, बीसीसीआई के पास कमाई होती है, उसकी एक साल में 1600 गुना प्रॉपर्टी बढ़ गई। एक जवान, एक गरीब किसान के बच्चे को तो ये हिंदू मुसलमान का उन्माद सिखाते हैं, और इनका बेटा क्या करेगा राजनेताओं का, वो बीसीसीआई में जाके पैसे कमाएगा। तो ये चीज़ तो नहीं चलेगी। और जो नीतियाँ होती हैं वो हर देश की जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से बनाई जाती हैं। भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ये 4 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग उन देशों में ज़रूरी होती है जहाँ जनसंख्या बहुत कम होती है और लड़ने के लिए बहुत फौजी चाहिए। जैसे इजराइल की चारों तरफ अरब देश है और उनसे उसकी दुश्मनी है। अब तो कुछ देशों से संबंध उसके अच्छे हो गए, लेकिन पहले तो सबसे दुश्मनी थी। तो उनको चाहिए होता था कि भाई हर आदमी को हथियारों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। भारत में तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या, 130 करोड़ जनसंख्या है, तो भारत में इस तरीके की पॉलिसी लाने की क्या ज़रूरत है। और अगर ऐसी पॉलिसी कोई लाई भी जाए तो पहले पायलट प्रोजेक्ट लाया जाता है, बहुत स्मॉल स्केल पे उसको किया जाता है। लेकिन ये हैं पूरे उसमें ही लागू कर दे रहे हैं। फौज के रिटायर्ड अधिकारियों का कहना है कि 5 से 7 साल चाहिए एक फौजी को अच्छे तरीके से तैयार करने में। अब हमारी फ़ौज के पास राफेल फाइटर जेट है, अपाचे हेलीकॉप्टर है, बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल है, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और एडवांस फ्राइगेट है जिनको युद्धपोत बोलते हैं। 5 से 7 साल में तो एक जवान उनको चलाना सीख पाएगा। ये कह रहे हैं हम 6 महीने की ट्रेनिंग में ही उसके हाथ में ये सौंप देंगे, तो उससे कोई गड़बड़ होगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये जो कुल मिला के जो सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, ये देश के भी खिलाफ हैं, ये जनता के भी खिलाफ और नौजवानों के भविष्यों के भी खिलाफ हैं। फिर भाई जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, वैसे तो उनका कार्यकाल 2 साल का है, लेकिन फिर भी गारंटी दी जाती है कि हरियाणा सरकार उन युवाओं को जॉब देगी। देखो, अगर मुख्यमंत्री की जेब में इतनी जॉब होती तो आज हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी के मामले में टॉप 3 राज्यों में ना होता। अभी जो रिपोर्ट आई है, एनएसओ का आंकड़ा आया, उसके अनुसार जो टॉप 3 राज्यों की लिस्ट बनाई गई बेरोजगारी के मामले में, उसमें हरियाणा शामिल है। हरियाणा ने बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यदि इतने ही रोजगार होते तो फिर हरियाणा बेरोजगारी नहीं, हरियाणा रोजगार के मामले में अव्वल होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बेरोजगारी के मामले में अव्वल पहुंचा दिया। तो ये तो सारी बेवजह की बातें होती हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। और इनको ये बात समझनी चाहिए कि 55,000 फौजी हर साल रिटायर होते हैं, उनमें से मात्र 1% को नौकरी मिल पाती है, और 1% में से भी अधिकतर नौकरी मिलती हैं गार्ड की मिल गई, कहीं किसी और चीज़ की मिल गई। वो कैलाश विजयवर्गीय इनके एक नेता नहीं है मध्य प्रदेश के, उन्होंने सच बोल दिया कि जो 4 साल अग्निवीर बन के आएंगे उसके बाद भाजपा के दफ्तरों में सिक्योरिटी की नौकरी उनको दी जाएगी। तो इनके बच्चे बीसीसीआई में पैसा कमाएंगे, इनके बच्चे एमएलए एमपी बनेंगे, और हमारे भाइयों को, हमारी अगली पीढ़ी को ये अपने पार्टियों में गार्ड बनाएंगे। तो ये इनकी असलियत है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज के दिन भाजपा के तमाम नेताओं में झूठ बोलने का कंपटीशन लगा हुआ है। प्रधानमंत्री बहुत झूठ बोलते हैं, और अब ये जितने भी इनके मुख्यमंत्री हैं प्रदेशों के, ये भी उन्हीं के पीछे लग गए हैं। तो ये चीज़ें इनको अवॉइड करनी चाहिए और देश के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। देखिए, मैं तो हर नौजवान को एक बात कहूँगा, कई बार गाँव में जाते हैं, लगातार बड़ा दुख होता है कि नौजवान तबका भी अपनी पौड़ियों में बैठ के ताश खेलता है। ये ताश खेलने का समय नहीं है। अगर आज ताश खेलते रह गए ना, और इन्होंने पूरा देश बेच दिया जैसे ये बेच रहे हैं, चुनाव के समय अंबानी अडानी जैसे लोग इनको चंदा देते हैं हज़ारों करोड़ का, और चुनाव जीतने के बाद ये उनको कई लाखों करोड़ रुपए की पॉलिटिकल पार्टियां उन कॉर्पोरेट घरानों को कमाई कराती हैं। यदि आज हम 5-7 साल ताश ही खेलते रह गए ना, तो 5-7 साल के बाद ताश खेलने के अलावा हमारे पास और कोई काम बचेगा भी नहीं, फिर तो ताश ही मजबूरी में खेलने पड़ेंगे। इसलिए नौजवान भाइयों, जागो, और नहीं तो अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोच लो, अपने पोते पोती, अपने बेटे बेटियों के बारे में सोच लो, निकल लो अपने घरों तक बाहर, अन्यथा आगे आने वाला समय बिल्कुल अंधकार में है। तो भाई कहीं पे रेलवे बेच दिया, कहीं पे एयरपोर्ट बेच दिए, कहीं पर मतलब किसानों पर प्रहार किया जा रहा है, मतलब आगे अब जो युवा है उन पे प्रहार किया जा रहा है। तो आखिर सरकार की मंशा क्या पूरे देश को बेचना चाहती है? देखिए, सरकार की मंशा ये है कि जो कॉरपोरेट घराने सरकार को फंडिंग करते हैं, जो चुनाव के समय इनको अपने हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर मुहैया कराते हैं, तो सत्ता में आने के बाद ये उन्हीं कॉरपोरेट घरानों की मदद करते हैं, उन्हीं को पैसा देते हैं। जिस कॉरपोरेट घरानों ने इनके लिए 10,000 करोड़ रुपए लगाए, उनको ये 1 लाख करोड़ की कमाई कराते हैं। और ये तो देश उस समय जागा नहीं। 2018 में जब ये फाइनेंशियल बिल लेके आए थे, उस समय इन्होंने एक बहुत खतरनाक योजना लागू की थी, जो आज भी लागू है। 2018 से पहले क्या होता था, कोई भी कंपनी अपने मुनाफे का अधिक से अधिक 2% किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती थी, और वो 2% भी उसको पब्लिक करना पड़ता था कि किस पार्टी को दिया है। 2018 में इन्होंने नियम बना दिया,
कोई भी कंपनी अगर चाहे तो अपना 100 का 100% मुनाफा किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती है और वो उसको पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हो क्या रहा, आप देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स, चुनावी बॉन्ड जितने भी बिक रहे हैं तमाम पार्टियों के, 99% अकेले भाजपा के बिक रहे हैं। भाजपा ने 6,500 करोड़ रुपए का तो अपनी पार्टी फंड में व्हाइट मनी दिखाया है। ये आया कहाँ से? जो विदेशों में काला धन जमा था, यहाँ पे शेल कंपनियां बनवाई गई, नकली कंपनियां बनवाई गई, उनमें वो पैसा आया, उसके बाद 100 का 100% उन्होंने बीजेपी के पार्टी फंड में डलवा दिया। पब्लिक में बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब रूल ही नहीं है और रूल ही बदल दिया गया। तो आज जहां जाति धर्म के आधार पर विवाद करा के इनकी सरकार बनती है वो बन जाती है, जहां नहीं बनती है किसी और की बन जाती है तो उसको ये पैसों के आधार पर उनके विधायक तोड़ लेते हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र में शिवसेना के तोड़ लिए। तो कुल मिला के साम दाम दंड भेद अपना के ये हर चीज़ को कब्जे में कर रहे हैं, सांस्कृतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे। रास्ता एक ही है, जनता को बाहर निकलना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जब संसद आवारा हो जाए तो फिर सड़कों पे हमारी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, संसद में इनका बहुमत होगा, लेकिन सड़कों पे जब तक हमारा बहुमत रहेगा कोई हमारे खिलाफ नीतियां नहीं बना पाएगा। किसान आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 378 दिन लगे, आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने भी बहुत बढ़िया ग्राउंड पे से कवरेज की और सच्चाई लोगों तक पहुंचाई। 378 दिन के संघर्ष के बाद लेकिन आखिरकार जीत हमारी हुई। तो शांति, धैर्य, अनुशासन और रणनीति के साथ लड़ेंगे तो जीत निश्चित तौर पे होगी। तो सर, जो ये अभी योजना के खिलाफ जो ये अभी निकाली गई है पैदल यात्रा, तो ये भी लगातार चलती रहेगी, जैसे कि आपने बताया महापंचायत होगी, तो ऐसे ही क्या ये भी लंबा चलेगा किसान आंदोलन? देखो, ये तो हम देखिए एक बात समझने की है, ये आंदोलन है नौजवानों का 18 से 20 साल का। हम तो उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनके सहायक के तौर पर, हम उनके समर्थक के तौर पर हैं। फैसला उनको लेना पड़ेगा, खड़े उनको होना पड़ेगा। वो खड़े होंगे तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे, चाहे आंदोलन 1 साल चले या 2 साल चले। तो सर, क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को? मैं नौजवानों को यही संदेश देना चाहूँगा, शांति, धैर्य, अनुशासन के साथ अपने घरों से निकलो, रणनीति बना के अपने घरों से निकलो, आंदोलन में शामिल हो। तोड़फोड़ बिल्कुल मत करो, हिंसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि हिंसा से सरकार को फ़ायदा होता है आंदोलन कुचलने में और आंदोलन को नुकसान होता है। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करो, अनुशासन में आंदोलन करो, आंदोलन निश्चित तौर पर जीतोगे। तो ये आपने देखा कि सरकार को सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है, जनता से प्यार नहीं है। और आपने अभिमन्यु कोहाड़ के विचार सुने, आपका क्या कहना है हमारी सरकार को लेकर? तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।